आप सुन रहे हैं द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है यूपी 65 और आज ये हमारा 8वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। बनारस आपको खुद ब खुद रास्ता बताते हुए लिए चलता है, जैसे आप अपने ननिहाल जाएं और आपके छोटे भाई आपकी उंगली पकड़कर आपको पूरा गांव दिखला लाएं। आपको इस बात की फिक्र ना करनी हो कि देखने लायक जो जगहें हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके लिए रास्ता कहाँ से है। यहाँ गलियाँ नहीं, गलबहियाँ हैं। बस शर्त इतनी है कि कस के गले मिलना होगा। पांडे के साथ साथ अब मैं भी इसे गले मिलना सीख रहा था। हम आगे पहुंचे तो मुमुक्ष भवन किसी पुराने बरगद की तरह खड़ा मिला। मैं शायद मुमुक्ष भवन के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये अभी तक के मज़ेदार बनारसी हैंगओवर के लिए नमक नींबू की काट की तरह जवान पर उतरा। पांडे ने बताया कि मुमुक्ष भवन बनारस के उन 3 गेस्ट हाउस में से एक है जहां लोग मौत की इच्छा लिए चेक इन करने आते हैं। इसके अलावा काशी में ऐसे ही 2 और गेस्ट हाउस हैं, गंगा लाभ भवन और मुक्ति भवन। बनारस का अपना होटल डेथ। भैरवनाथ शुक्ल पिछले 44 साल से यहाँ के मैनेजर हैं। अमीर गरीब, बड़े छोटे, बूढ़े जवान, यहाँ सब उनकी शरण में आकर हौले हौले मौत के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काशी में मरने वालों को मोक्ष नसीब होता है। भैरवनाथ शुक्ल ने मोक्ष की इच्छा लिए आए कुल जमा 12,000 मुमुक्षुओं को यहाँ मरते देखा है। 12,000 छोटा नंबर नहीं होता। इतनी सारी मौत देखने वाला यमराज ही कहलाएगा। उनसे बातें करते हुए पहले पहल ही दिल बैठने लगता है। वे झूठ मूठ ये नहीं कहते कि मौत एक कविता है, क्योंकि मौत कविता नहीं हो सकती। मौत रोमानी नहीं होती। मौत का कुल जमा जोड़ सच बस इतना है कि जब जिंदगी नहीं होती तो मौत होती है। भैरवनाथ सबको यही सिखाते हैं कि अपने हिसाब की मौत पाने के लिए अपने तरह वाली जिंदगी को त्यागना बहुत जरूरी है। मुझे ना मालूम क्यों उनसे डर सा लग रहा था, फिर भी मैं उनके पास तक गया। वे पांडे को पहचान लिए। आओ पंडित बोलकर फिर टीवी में मशरूफ हो गए। रुआसे से लग रहे थे। मैंने पास जाकर देखा कि टीवी में ऐसा क्या है कि यमराज भी उसमें मशरूफ है। यमराज भी रुआसे हैं। क्या देख रहे हैं भैरवनाथ जी? पांडे ने पूछा। तुम भी देखो, भैरवनाथ जी ने कहा। मेहदी हसन का एक पुराना वीडियो है। मेहदी किसी प्राइवेट महफिल में गा रहे हैं। आधे लोग रुआसे हैं और आधे रो रहे हैं। मेहदी खुद भी गम आफ्ता है। अहमद फराज का नाम लेकर आलाप शुरू कर रहे हैं। देखो, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, मेहदी कहते हैं। और एक महिला जिनकी आंखों के कोर पर कब से आंसू जब्त हो रहा था, तब से ढलक जाता है। अपने बोझ से गालों से सरक रहा है। वो मेहदी को एकटुक देख रही है और दांतों में जोर से आंचल कुतर रही है। महफिल में सबको पता है कि अहमद फराज की सब बातें झूठी हैं, लेकिन सब अपने महबूब को याद करके रो रहे हैं। वो भी रो रहे हैं जिनके महबूब नहीं है, वो भी जिनके दिल दुखाने के लिए कोई नहीं है।
वो आप फिर से दिल ही दुखाने के लिए आके काफिले पर रो देते हैं। अब ऐसी महफिल कहाँ होती हैं, ऐसी गजलें कहाँ होती हैं, शायरी और गजल नवाजों से ऐसे मनासिस कहाँ होते हैं, ऐसे सुनने वाले भी कहाँ ही होते हैं जो गजल या कविता को वहां तक समझ ले जहां से रुलाई निकल आती है। उन्होंने गमछे के पीछे आंसू छिपाते हुए कहा, अभी भी ऐसे लोग होते हैं। पांडित डरते डरते कहता है, जैसे कुछ गलत ना बोल गया। अब भी हम छोटी बात पर रोते हैं क्या? पूनम की रात कब थी, याद है क्या? जब किसी को याद करते छत पर लेटकर तारे मिलाते थे। एक खटोला जो भले आसमान में बन जाता था, अब टूट गया क्या? अहमद फराज जो कभी अमर थे, मर गए क्या? कहते कहते भैरवनाथ जी सूफियाना हो गए। मैं चुपचाप भैरवनाथ जी को सुन रहा था। यमराज इस तरह से बात करते हैं, मुझे पता नहीं था। मुझे लगता था कि यमराज मौत देख देख कर निष्ठुर हो जाते हैं, लेकिन भैरवनाथ रो रहे थे उसी महिला की तरह। तुम्हें भी पता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सालों से मौत का इंतजार कर रहे हैं, फिर भी उनको मौत नहीं आती। क्यों? इस बार मैंने डरते डरते पूछा। क्योंकि या तो उन्होंने किसी से मोहब्बत नहीं की, या फिर उनसे किसी ने मोहब्बत नहीं की। भैरवनाथ जोर से हंसे, जिसे यमराज हंसते हैं, हूबहू। मैंने पांडे की तरफ देखा जैसे मैं यहां से जाना चाहता हूं। भैरवनाथ बोले, 23 नंबर कमरे में रघुवीर सहाय रहते थे, कल जाके मौत आई है। सालों से रास्ता देख रहे थे, भाई से पुराना झगड़ा था। एक दिन बोले कि मेरे छोटे भाई को खबर कर दी जाए कि मैं परसों शरीर त्याग रहा हूं, उससे आखिरी बार मिलना चाहता हूं। भाई को खबर की गई और वो अगले ही दिन रघुवीर से मिलने आ गए। रघुवीर ने छोटे भाई से क्षमा याचना की, कहा कि उनके और छोटे भाई के घर के बीच उन्होंने जो दीवार बनाई थी उसे गिरा दी जाए, तभी वे देह छोड़ पाएंगे। दोनों एक दूसरे के गले लग के घंटों रोए। अगले ही दिन रघुवीर को मोक्ष मिल गया। वो क्या था जो आपको यहां ले आया भैरवनाथ जी? मेरे दिमाग में अगला सवाल यही था। भैरवनाथ अपने चश्मे को कुर्ते के छोर से साफ करने लगे और बोले, मौत के इंतजार में, मौत नहीं आ रही है ना? कब से इंतजार कर रहे हैं मौत का भी और उनका भी। भैरवनाथ फिर से मेहदी हसन की गजल में मशगूल हो गए, गुनगुनाने लगे, रंज से सही दिल ही दुखाने के लिए। और फिर से यमराज जैसी हंसी। मैं और पांडे एक दूसरे से बिना कुछ कहे वहां से भारी मन से 80 घाट की ओर आगे बढ़ गए। शाम ढल चुकी थी। हम दोनों चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए, एक दूसरे से कहने को जैसे अधिक कुछ नहीं था। बस बैठे गंगा जी को देख रहे थे। गंगा जी उदास लग रही थी, शायद इसीलिए क्योंकि हम उदास से थे। गंगा जी सबको वैसे ही लगती हैं जैसे वो खुद होती हैं। उदास के लिए उदास, थके हारे के लिए थकी, खुश मिजाज के लिए खुश, कमले के लिए कमली। लोग गंगा जी को दिया देने आ रहे थे। कोई दिया यूं ही तैरा दे रहा था तो कोई उसे आखिरी सीढ़ी पर रख जाता था। कुछ दिए तैर जाते थे तो कुछ डूब जाते थे। मैं यह सोच रहा था कि हम भी तो ऐसे ही हैं, कुछ तर जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं।
गंगा जी की आंचल से तमाम सारी नावें बंधी हुई थी। पांडे एक नाव पर लेट गया था, उंगलियों से तारे मिला रहा था। शायद उसकी देखा देखी मैं भी तारे मिलाने लगा। मैं खटोला खोज रहा था, लेकिन आज आसमान में खटोला नहीं मिला। बचपन में जल्दी मिल जाता था। खटोले के पैर से 3 तारों की पूंछ बंधी होती थी और पूंछ के छोर पर ध्रुव तारा। उसकी खोज में मैंने इस ओर से उस छोर तक देखा, फिर दाएं से बाएं। बाएं एक प्यारी सी लड़की दिया लिए हुए बैठी थी। मैं भूल गया कि मैं क्या खोज रहा था। मेरी इच्छा हुई कि मैं तारा खोजना छोड़कर अपना सब कुछ उस पर टिका दूं। आंख बंद किए हुए वह कुछ कुछ बुदबुदा रही थी और दिए की लौ में उसका चेहरा दिया हो रहा था। लाल रंग की उजास में मैं यह पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि वह खुद से क्या बातें कर रही हैं। प्रार्थना तो नहीं कर रही थी, खुद से ही कुछ कह रही थी, या शायद गंगा जी से। उसके होंठ गोल होकर गठरी हो रहे थे और कुछ कहते हुए वापस खुल जाते थे, जैसे उसके होंठ गंगा जी की ही कोई मछली हो। मेरी इच्छा हुई कि मैं ये मान लूं कि वह दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है और मैं शायद ही उससे सुंदर लड़की दोबारा कभी देख पाऊंगा। तीखे नयन नक्श, झग गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखों पर पलके यूं की जैसे किसी छत्रपति की शमशीर हो। लंबे काले सुंदर घुंघराले बाल टेलीफोन के तारों से उलझे हुए। उसके बालों की खूबसूरती समझाने के लिए उसके बाल घुंघराले कहे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कह देने से इजहारे खूबसूरती कुछ कच्ची सी रह जाएगी। उसके बालों को और क्या कहूं, घने काले बादलों जैसे बाल, घुमड़ाई घटाओं जैसे बाल, खिले खिले मतवाले बाल। मजा नहीं आता ना, ऐसा लगता है जैसे किसी तेल कंपनी के एडवर्टीजमेंट के लिए एक टैग लाइन लिख रहा हूं। खैर छोड़िए, बस यूं समझ लीजिए कि उसे देखते रहने से सुकून मिल रहा था। दिमाग से भैरवनाथ, मेहदी हसन और मौत के लाख टके के सवाल का कुहासा छट रहा था। वो इंच इंच अंदर आती थी और ये सब इंच इंच बाहर जा रहे थे। मैं उसे एकटक देख रहा था। पहले कभी किसी लड़की से प्यार व्यार क्या, इन्फैचुएशन तक नहीं हुआ था, इसीलिए समझ नहीं पा रहा था कि भीतर क्या चल रहा है। लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि सांस भारी होकर आ रही है और हल्की होकर छूट रही है। थोड़ी हरारत हो रही है, फिर भी सुकून मिल रहा है। उंगली की पोर पर नाखून चुभाने से अच्छा लग रहा था। लो चली गई, तुम देखते ही रह गए, पांडे बोला। चली गई? मेरी जान निकलने को थी। माल थी ना, पांडे की हरकत वापस आ रही थी। वापस हंस रहा था। ज्यादा माल वाल ना करो पांडे, तुम खाली आयशा टाकिया से मतलब रखो। आय हाय निशांत बाबू, शाखा प्रभारी चित्र ब्रह्मचारी जी के जीवन में महिला की एंट्री हुई और माल कहने से कष्ट भी हो रहा है। शिव 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 शिव, आओ भाई पिछाते हैं। ज्यादा दूर नहीं गई होगी। अरे नहीं यार, मार खिलवाओगे क्या? पीछा क्यों करेंगे? देखो निशांत बाबू, इस उम्र में जो मजा लड़की का पीछा करने में है, वो लड़की को पा लेने में नहीं है। पा लेने में क्यों नहीं है यार? अब ये सब नहीं पता, बस ये पता है कि जो लड़की मिल नहीं सकती उसी को चाहने मजा है। जैसे हमको आयशा टाकिया बहुत अच्छी लगती हैं,
मिलेगी नहीं, पर शायद मिलने वाली लड़की होती तो इतनी करारी चीज नहीं होती कि यहाँ बनारस में ऐसा टाकिया दूर देरी होती। पांडे फिर से ऐसे हंस रहा था जिसे शाम की शुरुआत में हंसा था। मैंने बुरा नहीं माना क्योंकि पांडे तमाम देर बाद हंसा था। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगती होंगी। अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज़। धन्यवाद।